हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स जो मई 22 में सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का पेपर आ रहा है आपका 27 मई को। दैट हाउ टू रिवाइज योर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर बिफोर एग्जाम्स। आपके एग्जाम के पहले आपके पास लगभग 1.5 दिन होते हैं, 1.5 डेज। उसमें आप इतना विशाल सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना जाइजेंटिक सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हो? ठीक है, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं दिल पे हाथ रखकर, ठीक है, कि क्या डायरेक्ट टैक्स जैसा महान सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट, क्या 1.5 डेज में रिवाइज हो सकता है कंप्लीटली? अगर मैं हर एक प्रोविजन को एग्जाम के पहले अगर पढ़ के एक बार देखकर जाना चाहता हूँ विद क्वेश्चंस, विद केस लॉज, एवरीथिंग, तो इट इज ए वेरी 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 इंपॉसिबल टास्क, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टास्क है। बट वी हैव टू मेक इट पॉसिबल इन सम और दी अदर वे। हमें उसे किसी ना किसी तरीके से पॉसिबल बनाना पड़ेगा और मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाना पड़ेगा एग्जाम के पहले, इफ नॉट द एंटायर सिलेबस, एटलीस्ट द मैक्सिमम सिलेबस। तो बस वही एक रोड मैप में देने आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे मैं हर एक अटेम्प्ट के पहले ये रोड मैप लेकर आता हूं, वैसे ही आपके एग्जाम के लिए भी मैंने ये रोड मैप लेकर आया। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा मदद होने वाली है इस वीडियो से। और इसी तरीके से आप अपने बचे हुए सब्जेक्ट, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी प्लानिंग कर लो कि आप 1.5 डेज में कैसे पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। देयरफॉर सबसे पहला काम जो आप करोगे वो क्या करोगे, जरा ध्यान से सुनना प्लीज, एक एक चीज बहुत बारीकी से, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको 1.5 डेज में कैसे कवर करना है, बल्कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है वो भी बताने वाला हूँ। और साथ साथ में से जो टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, उनमें कुछ सेक्शंस पे आप फोकस ज्यादा कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एनीवेज, हाउ टू रिवाइज डीटी मेमोथ इन 1.5 डेज, ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, बट लेट अस ट्राई टू मेक इट पॉसिबल ऑल टुगेदर। चलो हम सब मिलकर इसको पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखना, डीटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले जो सब्जेक्ट आता है पेपर 6, कोई भी पेपर 6 उठाओ आप, पेपर 6A से लेकर 6F तक जो भी पेपर है आपके, वो सारे के सारे पेपर्स डीटी जितने बड़े नहीं है, लगभग डीटी से हाफ है या उससे भी कम है, डीटी से हाफ है या उससे भी कम है, उससे भी कम है, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो अपने को पेपर 6 का दिन जो है वो कुछ ना कुछ यूटिलाइज करना पड़ेगा टू कंप्लीट सम पोर्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल पेपर 7। हम कैसे करेंगे उसको, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देख लो अपना रोड मैप कैसे चलेगा, एक एक चीज बहुत बारीकी से बोलने जा रहा हूं, जरा सब्र करना, पेशेंस रखना। सबसे पहले आप 25 तारीख को, सॉरी 23 मई को आप एससीएमपी का पेपर देकर आओगे, ठीक है। 23 को जब आप एससीएमपी का पेपर देकर आओगे, तो वो दिन जो शाम का समय होगा, शाम के 7-8 बजे से लेकर 6:30-7 से लेकर रात में जितने बजे तक भी आप पढ़ते हो, वो दिन आपके पास होगा। अगला दिन पूरा होगा आपके पेपर 6 के लिए, और उसका अगला दिन एग्जाम दिन भी होगा आपका पेपर 6 के लिए। तो देखो, जिस दिन आप एससीएमपी का पेपर देकर आओगे, उस दिन आप पेपर 6 मत उठाओ, मत उठाओ। यू टेक अ पेपर 6 ऑन द नेक्स्ट डे, एक दिन पूरा सुबह से लेकर रात तक पढ़ोगे और उसके नेक्स्ट डे एग्जाम के दिन पढ़ोगे। पेपर 6 कौन सा भी हो, कौन सा, कोई भी पेपर 6 हो, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जिस दिन एससीएमपी का पेपर देकर आओगे, उस दिन शाम में आप डायरेक्ट टैक्स को उस दिन समय देना, कुछ टॉपिक्स डायरेक्ट टैक्स के खत्म कर देना। अब वो कौन से टॉपिक्स हो सकते हो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले पीजीबीपी आप कंप्लीट कर दो, कितने बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पीजीबीपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसी के अंदर आपका डिनर विनर जो भी है, 10-15 मिनट का डिनर जो करोगे आप, वो फटाफट खत्म कर देना उसी के अंदर। तो ये 3.5 घंटे के अंदर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन पूरा हो जाना चाहिए। क्रिटिकल सेक्शंस मैंने ये डाले, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, लेकिन इन सेक्शनों पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। सेक्शनों पे ज्यादा फोकस, जैसे 28.5 ए नॉन कंप्लीट फीस, 28.5 डेप्रीसिएशन पे फोकस करना है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए, जैसे गुडविल पे आपसे डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। फिर एडिशनल डेप्रीसिएशन पे फोकस करना, एक्चुअल कॉस्ट के एक्सप्लेनेशंस पे 43A 43AA पे फोकस करना। फिर 3613 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एम्प्लॉय रिलेटेड प्रोविजंस, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा में पैसा डालता है एक्सेट्रा, वो डिडक्शन कैसे मिलता है, क्योंकि उसमें भी एक अमेंडमेंट आया है कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन अभी आपको डिडक्शन मिलेगा एक्सेट्रा ओनली इफ यू मेक द पेमेंट बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स वहां पर आए हैं। उसके बाद 35AD इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 33A भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 3617 है जो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद आप प्रिजम्पटिव डिसअलावेंसेस के अंदर 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3, फिर स्मॉल ए वाले डिसअलावेंसेस लाइक टीडीएस नहीं काटोगे, नहीं भरोगे, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारा का सारा आपको जो ये इस पे जो आने वाला है ना एग्जाम में, वो क्या आने वाला है पता है आपको? पहला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू को छोड़ दो, एमसीक्यू के बाद जो पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका 14 मार्क वाला, वही बनने वाला है बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर। और वहीं पर आपके छोटे 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 डिडक्शंस और डिसअलावेंसेस पे एडजस्टमेंट्स बनने वाले।
तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो मैंडेटरी क्वेश्चन है, वो ऑप्शन में नहीं आता है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस ऑप्शन में जा सकता है, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन कभी ऑप्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के अंदर। तो केयरफुल रहना, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शंस मैंने आपको बताया। उसके बाद प्रेजम्पटिव सेक्शन, टैक्स ऑडिट के अंदर कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट था, वो देख लेना। 44 एडी के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट था, वो देख लेना। देन ये आप उस दिन आके पीजीबीपी खत्म कर दो, ठीक है। 10 बजे तक हो गया पीजीबीपी, हो गया। उसके बाद सर क्या करें, सोना थोड़ी है, 10 बजे एग्जाम का टाइम है भाई, 10 बजे सो जाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। एग्जाम के टाइम पे कितना सोना चाहिए सर इंसान को, 5 घंटा मैक्सिमम, 5 से 6 घंटा, 6 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 घंटे, 5 से 6 पकड़ो चलो, उससे ज्यादा नहीं सो सकते हो आप एग्जाम के दिन। वो साउंड स्लीप ऑफ 10 आवर्स, 8 आवर्स, डीटी के पेपर के पहले तो नहीं सो पाओगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डीटी रिवाइज ही नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। देयरफॉर उसके बाद क्या करेंगे सर हम लोग, रात में 10 बजे से 1 बजे तक आप आगे के टॉपिक्स कुछ खत्म कर दो क्या। उसके बाद आप फॉर्म खत्म कर दो, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज खत्म कर दो। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, उसमें फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एओपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट। और क्या खत्म करो सर, प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस खत्म कर दो, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा फोकस एटी आईएससी, एटी आईबीए पे करना, क्योंकि वो रिसेंटली इंसर्टेड सेक्शन है। और मैट और एएमटी खत्म कर दो। ये टॉपिक्स आप खत्म करके उस दिन रिलैक्स करो, ठीक है, उस दिन सो जाओ। फिर आपका पीजीबीपी और आपका प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, मैट, एएमटी हो गया। आपका कुछ 20 से 25 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं उसी दिन। ये सब मिला के, ये इतने टॉपिक्स मिला के 20 से 25 मार्क आपको एग्जाम में आने वाले। 14 मार्क का तो पीजीबीपी का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बावजूद कभी कभी मैथ पे एक 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन अलग से आ जाता है, या कुछ केस स्टडी आ जाएगी, केस लॉ आ जाएगा, कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं इनके ऊपर। सब मिलाकर 20 से 25 मार्क के लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन उठो, अगले दिन ऑब्वियसली आप 24 मई को आप जब उठोगे तो आप पेपर 6 पढ़ोगे। जो भी पेपर 6 आपका है पूरा दिन पढ़ो ना, पूरा दिन काफी है, इंटरनेशनल टैक्स के लिए भी काफी है, काफी है। पेपर 6 खत्म कर सकते हो, सुबह से लेकर रात तक पूरा खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप 25 तारीख को पेपर 6 का एग्जाम देने जाओ। पेपर 6 का एग्जाम से आने के बाद जब आप 6 बजे एग्जाम से छूटोगे, ये पेपर 6 का पेपर आपका 4 घंटे का होगा, तो आप 6 बजे छूटने वाले हो, 5 बजे नहीं। 6 बजे एग्जाम से छूटोगे, आप घर आओगे, घर आने के बाद से आपको 6:15, 6:30 हो जाएंगे। आप अभी अपने डायरेक्ट टैक्स पे धावा बोलना शुरू कर दो। सबसे पहले उठाओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टीडीएस। कितना घंटा लगेगा सर, 1.5 घंटे में खत्म करो। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस उसमें नए आए, उस पर ज्यादा फोकस करना, लाइक 194P, 194Q, 206AB, 206 CCA, 206 1F नहीं, 1F पुराना है, 1G, 1H, 194N, 194M, 194O, ये कुछ नए सेक्शन है जो पिछले साल और इस साल ऐड किए गए। फाइनेंस एक्ट 21 और फाइनेंस एक्ट 20 में अमेंडेड सेक्शन है, सारे के सारे नए सेक्शन है। इसमें ढेरों क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आरडीबी में डाला है, मॉक टेस्ट में डाला है। इस पे ढेरों क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपके एमसीक्यू का जो इंस्टीट्यूट ने बुकलेट दिया है उसके अंदर डाला है। जबरदस्त प्रोविजन है, तो ये सारे के सारे अच्छे से देख कर जाना, अच्छे से, ठीक है। ये सारे के सारे टीडीएस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सीए फाइनल सिलेबस। उसके बाद सर, उसके बाद आप टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, बहुत अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के साथ साथ आप एग्जिट टैक्स, अक्रेडिटेड इनकम, जो भी आप उसको नाम लेते हो, वो टॉपिक भी साथ में खत्म कर देना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ट्रस्ट के साथ अक्रेडिटेड इनकम भी आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ट्रस्ट पे कैसे क्वेश्चन सर, टीडीएस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी आएंगे 2-2 मार्क के। ये ट्रांजैक्शन है, बताओ इस पे टीडीएस काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। ये ट्रांजैक्शन है, इस पे टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा, कितना कटेगा, कब कटेगा, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे टीडीएस पे। और ट्रस्ट पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ट्रस्ट पे आएंगे आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन। आपको बहुत सारी इनकम दी जाएगी और बोला जाएगा कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की टोटल इनकम निकालनी होगी आपको। टैक्स लायबिलिटी जनरली नहीं पूछते हो लोग, सिर्फ टोटल इनकम ही पूछते हैं। और उसमें भी 115 बीबीसी वाला जो डोनेशन है वो थोड़ा सा अतरंगी है। और उसमें बहुत सारे लोगों को डिबेट है, सर 115 बीबीसी का जब हम टोटल डोनेशन लेते तो उसमें गवर्नमेंट ग्रांट लेने का कि नहीं लेने का। आईसीआई ने दोनों सोल्यूशन दिया है। एक सोल्यूशन में बोला है कि आप लो तो भी चलेगा, दूसरे सोल्यूशन में नीचे ऑल्टरनेटिव आंसर दिया, बोला नहीं लोगे तो भी चलेगा, नोट लिख दो बस। ये कंफ्यूजन है लोगों को कि टोटल डोनेशन में गवर्नमेंट ग्रांट को लेने का कि नहीं लेने का। तो ये दोनों किस्म के आंसर आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में दिया है, ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल में दिया है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना। प्लस कुछ सेक्शन 11, 12, 10, 23C में कुछ अमेंडमेंट्स आए। अभी आपको पता है कॉर्पस डोनेशन के लिए कुछ अमेंडमेंट आया है, फिर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस के लिए कुछ अमेंडमेंट आया है, और फिर बाद में लोन लेकर जो आप एप्लीकेशन करते हो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स आए। तो वो बारीक बारीक अमेंडमेंट पे स्पेशल फोकस करना, ठीक है। तो ट्रस्ट के सम्स के अंदर ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स एक इंप्लीकेशन की तरह आ सकते हैं। अब बोला है ना कॉर्पस डोनेशन अगर एग्जेम्पशन चाहते हो तो उसका जब भी डोनेशन मिलेगा आपको 11(5) वाले मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बारीकी से ध्यान देना, क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, 9:15 बजे तक आपका हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ असेसमेंट प्रोसीजर, रेक्टिफिकेशन, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपील एंड रिवीजन। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एरियाज पे आईसीआई इतना ज्यादा टेस्ट नहीं करता है। ये एरियाज जो है, जो असेसमेंट प्रोसीजर है, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, पेनाल्टी, ये बहुत ही महान एरिया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का। लेकिन जितना कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर है
उतना आईसीआई ने अभी रिसेंटली कुछ अटेम्प्ट्स में उस पर टेस्ट नहीं किया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगले अटेम्प्ट में भी टेस्ट नहीं करेगा, कर सकता है, बट पास्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो उस पर इतना ज्यादा फोकस आईसीआई ने नहीं किया है। इसलिए जो येलो में जो टॉपिक्स है ना, वो आपके लिए मस्ट डू टॉपिक्स है। बहुत अच्छे से जो भी टॉपिक्स को मैंने येलो में डाला हूं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए मस्ट डू टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक्स है। ये येलो वाली टॉपिक्स अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आप इजीली 60 से 65 मार्क्स, 60 से 65 मार्क्स का पेपर आसानी से अटेम्प्ट करोगे, आसानी से, येलो वाले टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करके जाओगे। अच्छा, जो येलो वाले नहीं है वो इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी मैंने ग्रीन में हाईलाइट करके रखा है, वो सेक्शंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे यहां पर ये इतने ज्यादा पूछे नहीं जा रहे, लेकिन इसके अंदर जो हाईलाइटेड सेक्शन है वो ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। जैसे 139(1) में अमेंडमेंट है तो आ सकता है, 147 तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस पर आना ही एक क्वेश्चन, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा सेक्शन गवर्नमेंट ने रिवैम्प कर दिया इन फाइनेंस एक्ट 2021, पूरा का पूरा सेक्शन बदल डाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन है। 154 बहुत ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन है, 139(4), 139(5), 143(1), 143(2), ये सारे के सारे सेक्शंस बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इन सब के अंदर टाइम लिमिट के अंदर चेंजेस आया है, गवर्नमेंट ने 3 महीने से सबका टाइम लिमिट घटा दिया है। तो ये कुछ क्रिटिकल सेक्शंस बन सकते हैं, बिकॉज इसमें इस साल अमेंडमेंट आ गया तो आईसीआई इसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप 9:15 बजे से 11:15 बजे तक खत्म कर दो, सो जाए सब। उसके बाद अरे भाई मारूंगा एक एक के घर पे आके पर्सनली, सोने की बात करना नहीं, अभी डीटी का पेपर है आज। ठीक है, सो 5 घंटे की साउंड स्लीप लो, लेकिन अभी नहीं, अभी एक और टॉपिक खत्म कर दो जरा, उसके बाद सो जाना। अगले 45 मिनट में आप क्या करो, सर्च एंड सीजर वाला एक टॉपिक उड़ा दो फटाक से। ठीक है, सर्च एंड सीजर के जो पावर्स दिए गए 132 के अंदर, क्या क्या पावर्स है, कौन वारंट दे सकता है, सर्च एंड सीजर का वारंट कब इशू किया जा सकता है, सब प्रिजम्पशंस इन द कोर्स ऑफ सर्च एक्सेट्रा, वो एक बार देख लो आप। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है। फिर अगला दिन, अ बिग डे फॉर यू, बहुत बड़ा दिन, पूरा दिन अब आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। जिंदगी में इतना डायरेक्ट टैक्स ना आज तक कभी पढ़ा होगा, ना आगे कभी पढ़ोगे, जितना आप 26 में 2022 को पढ़ने वाले। ठीक है, ये दिन जिंदगी में इसको नोट करके रख लेना अच्छे से। सुबह सुबह उठ जाओ 4:30 5 बजे, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक सबसे पहले पेनाल्टी खत्म कर दो। पेनाल्टी में 270 के सम्स अच्छे से देख के जाना, क्योंकि उस पे ही क्वेश्चन बनना है मैक्सिमम। 270 में जो सम्स है आपके, अंडर रिपोर्टेड, मिस रिपोर्टेड, 50%, 200%, कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसी पे क्वेश्चन बनना है मैक्सिमम। उसके बाद 2 छोटे टॉपिक्स, एआईएफ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वो खत्म कर दो, क्योंकि लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में May 21 में इस पे भी एक क्वेश्चन बन गया था 8 मार्क का, तो 8 मार्क का इस पे क्वेश्चन बना दिया था इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू पूछ लिया, सारे बच्चे इधर उधर देखने लगे। हमने क्लास में किया था वो क्वेश्चन, लेकिन फोकस नहीं करता है कोई इतना इन टॉपिक्स पर, तो वो टॉपिक भी देखकर जाना एक बार। ठीक है, एआईएफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको येलो में हाईलाइट किया है, उस पर फिर से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आईसीआई के मटेरियल में उस पर क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाओ अपने बड़े टॉपिक की तरफ। 3 घंटा अभी आपको देना है कैपिटल गेन्स को। कैपिटल गेन्स में कुछ सेक्शंस पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि उस पे अमेंडमेंट्स आए, जैसे 50B के अंदर अमेंडमेंट्स आए, उसके रूल्स आए कि एफवीसी कैसे निकालने का, FMV1 और FMV2 व्हिचएवर इज हायर, तो उसके रूल्स आए, वो रूल्स पे फोकस करना, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। अमालगमेशन चलो पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डीमर्जर कन्वर्जन पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में 9B वर्सेस 45(4), ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे जबरदस्त क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पे आईसीआई ने आरटीपी में भी क्वेश्चंस डाले हैं 9B वर्सेस 45(4), जिसपे मैंने आपको अलग से लेक्चर करवाया हूं, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा सीबीडीटी सर्कुलर एक्सप्लेन किया है कि एक एक एग्जांपल इन सीबीडीटी ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि 9B और 45(4) प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होंगे, और उसमें कुछ मिसमैच है क्या, उस पर भी एक वीडियो डाला हूं मैंने। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते समय क्या रिवैल्यूएशन को भी कंसीडर कर रही है कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि सेक्शन बोलता है कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग एग्जांपल करते हैं तो उसके अंदर रिवैल्यूएशन आप कंसीडर करते हो, तो क्या ये मिसमैच है या हमारी सोच में गलत है? आपकी सोच गलत है, उसके लिए वीडियो चेक कर लेना, मैंने मिसमैच एक्सप्लेन किया है कि वो मिसमैच नहीं हो, सब कुछ सही है, आप सोच से गलत रहे हो। ये कुछ चीजें आप ज्यादा फोकस करना। कैपिटल गेन्स इतना फेवरेट टॉपिक नहीं रहा है इंस्टीट्यूट का पिछले 10 अटेम्प्ट में, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10 अटेम्प्ट में कैपिटल गेन्स 10 मार्क्स से भी ज्यादा का आया होगा, किसी भी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स से ज्यादा का कैपिटल गेन्स नहीं पूछा है, लेकिन इस अटेम्प्ट में शायद पूछ सकते हैं, जो हाईलाइटेड सेक्शन है एटलीस्ट वो, उन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये बहुत बड़े अमेंडमेंट्स है, ये ही कुछ अमेंडमेंट्स है जो फाइनेंस एक्ट 2021 के बहुत बड़े अमेंडमेंट्स में से गिने जाते हैं। इनके अलावा बाकी कोई अमेंडमेंट इतने ज्यादा बड़े नहीं है जितना 9B और 45(4) वाला अमेंडमेंट है, तो केयरफुल रहना, थोड़ा सा फोकस करना, इसमें क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये 2 टॉपिक तो मस्ट डू टॉपिक है आपके इंटरनेशनल टैक्स में, दैट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, उसके साथ DTAA भी कर लेना। DTAA में आप यूनिलैटरल रिलीफ वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, उसमें एक क्वेश्चन आता ही है सेक्शन 91 वाला, यूनिलैटरल रिलीफ वाले पर 91 वाला, उसके साथ आपको चैप्टर 6 से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिलैटरल रिलीफ के क्वेश्चन में चैप्टर 6 से के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो अच्छे से देखकर जाना। सेकेंडली आपको वोडाफोन केस लॉ, चलो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एकेडमिकली, कभी इतना आईसीआई ने पेपर 7 में नहीं पूछा है, पूछ सकता है बट अब तक तो पूछा नहीं, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। हाँ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर पोएम अच्छे से देखकर जाना, एबीओआई टेस्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स अच्छे से देख के जाना, जो नए सेक्शन है,
जो डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है और जो 120 से 181 डेज वाला कॉन्सेप्ट है, 15 लाख से ज्यादा फॉरेन इनकम वाला कॉन्सेप्ट है एक्सेट्रा, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से देखकर जाना, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। उसके बाद एक डेफिनेशन आया, डेफिनेशन ऑफ लायबल टू टैक्स, वो देखकर जाना। फिर 915 916 में इंटरेस्ट रॉयल्टी कैसे अक्रू होता है वो देखकर जाना। 115A 44DA 115A और 44DA में रॉयल्टी कैसे चार्ज होती है, दोनों में, एक में पी है एक में पी नहीं एक्सेट्रा, वो देखकर जाना। चैप्टर 12 एनआरआई का प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 115BBA नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट। 44BBA नॉन रेसिडेंट का जो एयरक्राफ्ट का बिजनेस है, और सेक्शन 44C जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में ब्रांच खोलता है तो हेड ऑफिस एक्सपेंस कैसे क्लेम करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बिजनेस कनेक्शन का सेक्शन अच्छे से देखकर जाना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आरटीपी में भी इस पर क्वेश्चन डाला इंस्टीट्यूट है। और सेक्शन 195 एक लास्ट टीडीएस का सेक्शन है, चलो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ इतने महान क्वेश्चन उस पर आज तक आए नहीं, फिर भी वो एक बार देख लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। सर ये कितने घंटे में हो जाएगा, ये 2-2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, 2.25 घंटे में। सर ये सब हम रिवाइज कहां से करें, रिविजन वीडियो, समरी बुक, अपनी जो कलर्ड बुक है जो बहुत ही ज्यादा पतली है, एकदम मोटी नहीं है, मल्टीपल वॉल्यूम्स नहीं है उसमें, एक ही बुक है, उसके अंदर पूरा डायरेक्ट टैक्स आपको ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। कुछ टॉपिक्स का रेफरेंस मैंने टेक्स्ट बुक में दिया, उसमें ज्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कुछ टॉपिक्स का रेफरेंस मैंने टेक्स्ट बुक में दिया, बाकी सब कुछ उसमें कवर हो जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाता है। देयरफॉर आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन वीडियोस, अपने जो 8 पार्ट्स है रिविजन वीडियोस के, और ये जो अपनी बुक है, बस आज टेक्स्ट बुक उठाने का टाइम नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है बस, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग पे आ जाओ। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो नया कॉन्सेप्ट आया, पूरा का पूरा एडवांस रूलिंग निकाल दिया गवर्नमेंट ने, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग लाया है, फोकस करना, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आपको 92A सबसे पहले एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा टॉपिक उसी डेफिनेशन पे डिपेंडेंट है। मेथड्स पे सम्स देख लो, कॉस्ट प्लस मेथड पे सम्स देख लो, आप कप मेथड पे सम्स देख लो, आप टीएनएमएम पे सम्स देख लो, आपको सम्स आते हैं एग्जाम के अंदर। फिर बाद में प्रोवाइजर टू 92C देख लो, 92E देख लो, पेनाल्टीज देख लो, ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनाल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ महान कॉन्सेप्ट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे बहुत क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अलग अलग जगह पे डाला है, स्टडी मटेरियल में, आरटीपी में, मॉक टेस्ट में, और आपके एमसीक्यू केस सिनेरियोज में, सब जगह पर आपको 92C सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स पे क्वेश्चन दिखेंगे। 94B पे हर जगह क्वेश्चन दिखेंगे आपको, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हर जगह पे। रोल बैक प्रोविजन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बैक प्रोविजन है। रेंज कॉन्सेप्ट भी इतना नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो देख लेना एक बार। उसके बाद आपके 3 नए टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ के जाने वाले, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन याद रखना ये टॉपिक में से भी कम से कम 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं। छोड़ो मत कुछ भी, कोशिश करो कि ये जो टाइम स्लॉट दिया हो मैंने, उसमें आप उसको खत्म करने की कोशिश करो, उसमें खत्म करने की कोशिश करो। बेप्स, मॉडल कन्वेंशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज एक्सेट्रा, जो बहुत ही प्लेन थियरी टॉपिक्स हैं, खत्म करने की कोशिश, ट्राई करो उसको खत्म करें, और क्या। उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट, आधे घंटे में उड़ा दो उसको। उसके बाद सर, उसके बाद गार, एफटीसी, मैट विद इंडियस, मिसलेनियस अमेंडमेंट्स का एक टॉपिक है जिसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट्स मैंने डाला हूं, और टनेज टैक्सेशन, ये सारे टॉपिक्स आप 2 घंटे में खत्म कर दो, ठीक है। इसमें मिसलेनियस अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल दीस टॉपिक्स। मैट विद इंडियस भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उस पर क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद चैप्टर 6 से 10AA पे आ जाओ। चैप्टर 6 से आपको करना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू करो, कम से कम सेक्शन वेक्शन के चक्करों में मत पड़ो, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लो, आइडिया ले लो एक्जैक्टली चैप्टर 6 के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड है। उसमें 10AA पे सम्स कर लेना, क्योंकि 10AA पे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। देन कम्स टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, तुम देख पा रहे हो बेटा कितना बड़ा सिलेबस है। अगर आपने इस टाइम स्लॉट्स के हिसाब से काम नहीं किया तो क्या होगा पता है, आप जैसे ही आप पिछला पेपर देकर आओगे, आप रिवाइज करना शुरू करोगे और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी। और आप उस दिन क्या करोगे बैठ के पता है, उस दिन आप बैठ के एक टॉपिक पकड़ लोगे और उसको जितना समय देना नहीं है उससे ज्यादा दे दोगे, और आधा दिन निकल जाएगा उस टॉपिक में, और फिर अगले दिन सुबह उठ के पैनिक हो जाओगे और बोलोगे अरे यार मेरा तो आधा दिन, पिछला दिन तो पूरा निकल गया, अभी मेरा कुछ रिवाइज नहीं, अभी तो मेरे को पूरा सिलेबस रिवाइज, पैनिक हो जाओगे आप, हाथ पैर फूलने लगेंगे आपके, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए एससीएमपी जब देकर आओगे तभी ही थोड़ा सा डीटी खत्म कर दो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ताकि डायरेक्ट टैक्स तो इम्पॉसिबल है रिवाइज करना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल है रिवाइज करना, देयरफॉर प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पे 222E 222C देख लेना, 115BBD देख लेना, 56, 57 और 80M का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाया है 80M पर, जिसमें आपको डिडक्शन मिलता है जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स बहुत क्रिटिकल है, उसके अंदर ये कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, 120% वाला अगर आपको याद है तो 12 नवंबर 2019-20 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा तो 120% का सेफ हार्बर मिलेगा, ये सब था, तो वो देख लेना, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 21 की अमेंडमेंट है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, डीआरसी, ये नया कॉन्सेप्ट है, सेटलमेंट कमीशन को निकाल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का कॉन्सेप्ट डाला है।
फिर सेट ऑफ में सेक्शन 79 कम से कम देख लेना, अगर पूरा देखने का मौका नहीं मिलता तो 79 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सीए फाइनल डेडिकेटेड सेक्शन है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग देख लेना, म्यूचुअल फंड का टॉपिक, ये सब चीज ठीक है, इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, समय नहीं मिले तो छोड़ दो, ठीक है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग, म्यूचुअल फंड, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, ये सारी चीज है, समय नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। देन कमिंग टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 115 बीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, 115 बीडब्ल्यूए बीएबी ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको अच्छे से देख लेना। अब असेसमेंट जो कम था तो गवर्नमेंट ने एक और असेसमेंट डाला, दैट इज फेसलेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग फेसलेस असेसमेंट आप एग्जाम के दिन छोड़ देना, उसपे कोई इतने कोई क्रिटिकल क्वेश्चन बनने नहीं वाले, बन भी गया तो 2-3 मार्क का एक बन जाएगा। अब तक तो नहीं बताया, पिछले 2 अटेम्प्ट में से कोई क्वेश्चन आया नहीं उस पर, बट आ भी गए तो क्या ही पूछ लेगा इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है एग्जाम के लिए, उसके लिए इतने ज्यादा मतलब चार्ट्स पढ़ो, एक बार पढ़ना है तो देख लो, आप चार्ट्स के थ्रू गो थ्रू कर लो, ठीक है, एक बार करना है तो ठीक है, वो आपकी मर्जी। आप सो जाओ रात में 12 बजे, अगले दिन उठो, एग्जाम डे 27 मई 2022 आपका एग्जाम का दिन, ठीक है। सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर 7, ठीक है। सुबह उठो, इक्वलाइजेशन लेवी देख लो आधे पौने घंटे के अंदर, और उसके बाद आपका सिलेबस हो चुका है। अब आप क्या करोगे पता है, 6:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, ठीक है। वो आप एग्जाम, मैं 12:30 बोल रहा हूँ, आप तो 1 बजे तक भी देखोगे, 1:30 बजे तक भी देखोगे, पौने 2 बजे तक, जब तक एग्जामिनर आपसे बुक नहीं छीनेगा तब तक आप पढ़ते रहोगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मेरे को एक कट ऑफ डालना पड़ेगा 12:30 बजे। आपका पेपर पौने 2 बजे का है, क्योंकि पौने 2 बजे आपको एमसीक्यू, आपको प्रोविजन टाइम चालू हो जाएगा आपका। आप पौने 2 बजे तक पढ़ते रहोगे, मुझे पता है 1:45 तक, लेकिन मेरा काम है 12:30 पे कट ऑफ डाल देना, 12:30 पे कट ऑफ चला जाएगा आपका, ठीक है। मान लो उसके बाद आप नहीं पढ़ रहे, ठीक है, और नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। अब क्या करें, लास्ट 5-6 घंटे में आपको 2 ही चीज करना है, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक एंड क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट। जब आप स्टडी लीव में सिलेबस पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे अपनी क्वेश्चन बैंक्स में से, तो आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए होंगे कि आपको जब एग्जाम के दिन कौन कौन से क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप देख के जाओगे एग्जाम के दिन, ठीक है। आपने क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम के दिन देखना है वो आपने मार्क किए होंगे ना, डेफिनेटली मार्क किए होंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आप देख के जाओगे एग्जाम के दिन, रन थ्रू करना है एक बार, खाली उसके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स क्या है, ठीक है। ज्यादा समय आपको 3-4 घंटा उसमें देना पड़ेगा, 6:15 से पौने 11 तक, मतलब कितना, 7:15, 7:15, 9:15, 9:15, लगभग 4.5 घंटे में इस चीज को क्यों दे रहा हूं पता है आपको, 4.5 घंटे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यही आपको सिखाएगा हाउ टू अप्लाई इन एग्जाम्स। आप इसके अंदर क्वेश्चन बैंक भी आएगा, आपका एमसीक्यूज भी आ जाएगा, अगर आपको एमसीक्यूज देखना है तो। एमसीक्यूज एग्जाम के दिन अब क्या ही देखोगे, ठीक है, मतलब उस दिन कॉन्सेप्चुअली तैयार हो जाओ, और क्या एग्जाम में जाके एमसीक्यू लिखना ही है फिर। हाँ, लेकिन अगर आधा पौना घंटा 1 घंटा अगर एमसीक्यू को देना है तो वो भी आप दे सकते हो। कुछ केस सिनेरियो एमसीक्यूज जो आपने मार्क करके रखे होंगे अच्छे है, तगड़े वाले, वो आप देखते जा सकते हो एग्जाम के दिन अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 21 के अटेम्प्ट में केस लॉ पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन डाल दिया था 14 मार्क का। एक डेडिकेटेड क्वेश्चन, एक जैसे एक कैसे आपका पीजीबीपी पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन है 14 मार्क का, वैसे केस लॉ पे एक फुल पेजेड क्वेश्चन था जिसमें 3-4 केस लॉस पूछे थे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही पूछे थे। मैं पिछले कितने अटेम्प्ट से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि आप केस लॉस को इग्नोर ना करना, ना करना, ना करना। अब दिसंबर 21 में जिसने इग्नोर किया उसी बैंड बज गई। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट केस लॉस पे क्वेश्चन पूछे, 3 के 4 क्वेश्चन पूछे, शायद 3 पूछे थे कुछ, 12 मार्क के 4-4 मार्क के 3। देयरफॉर ये अभी इंस्टीट्यूट का ट्रेंड बन चुका है। ये ओल्ड कोर्स में हुआ करता था, जब डीटी का ओल्ड कोर्स के अगर स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं ना तो उनको पता ही होगा, जो पहले ओल्ड कोर्स में थे, अभी तो ओल्ड कोर्स रहा नहीं, अभी तो सब कुछ न्यू कोर्स, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट तक ओल्ड कोर्स था। तो ओल्ड कोर्स में एक पूरा 16 मार्क का एक डेडिकेटेड क्वेश्चन हुआ करता था जो सिर्फ केस लॉस पे आता था, जो न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट ने बंद कर दिया था, लेकिन दिसंबर 21 से लग रहा है कि फिर से शुरू कर दिया इंस्टीट्यूट ने। तो केस लॉस पे स्पेशल फोकस करना, नाम नहीं याद रहता है तो भी चलेगा, कम से कम कंटेंट बराबर से लिख कर आना, कंटेंट बराबर से लिख कर आना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके लिए हमने आपको पूरी की पूरी केस लॉ की बुक दी है, और YouTube पे पूरा का पूरा केस लॉ की प्लेलिस्ट है, 86 केस लॉस की प्लेलिस्ट है पूरी। अब वो उतनी तो एग्जाम के दिन आप देख नहीं पाओगे ऑब्वियसली, लेकिन जितना भी हो सकता है कम से कम बुक से तो पढ़ के चले जाओ एक बार, उसमें 1-1.5 घंटे में आप जितना हो सकता है उतना खत्म कर दो, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है एक सीए फाइनल के सिलेबस को रिवाइज करने का, टाइम स्लॉट्स बनाना, टाइम स्लॉट्स बना, और उसमें मैंने आपको बता दिया जो येलो वाला मैंने हाईलाइट किया वो तो मस्ट डू टॉपिक्स है, और जो अनहाइलाइटेड है, जो हाईलाइटेड नहीं है, उसके अंदर जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हो वो भी मस्ट डू टॉपिक्स है। मतलब वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसके अंदर कुछ सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैंने हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए। इस तरीके से प्लानिंग करना होता है बेटा हर एक सब्जेक्ट के पहले,
FR छोड़ दो, FR आपका पहला पेपर है, उसको छोड़ दो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, तो आप 5-6 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन SFM, ऑडिट, लॉ, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, दैट इज SCMP या IDT, ये सारे पेपर के पहले आपको प्लानिंग करना होगा। आपके सामने रोड मैप होना चाहिए, आपके सामने एक शीट होनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि ये एग्जाम मैंने देकर आया तो इतने बजे से इतने बजे तक ये टॉपिक खत्म होनी चाहिए। अगर इतने बजे से इतने बजे तक ये टॉपिक नहीं खत्म होती है, मतलब मेरी प्लानिंग गड़बड़ा गई है, और अब इससे क्या होगा, मैं ओवर टाइम ले लूंगा किसी टॉपिक के लिए और इसका खामियाजा किसी और टॉपिक को भुगतना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर मैं यहां पर पढ़ते बैठू, TDS पढ़ते बैठू, ठीक है, या मैं 4 घंटे TDS पढ़ लिया, अगर मैं यहां 4 घंटे TDS पढ़ लूंगा तो ये सब कुछ आगे बढ़ जाएगा और आगे जाके पता चलेगा कि मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ही टाइम नहीं मिला, या मुझे ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम के लिए टाइम नहीं मिला, और ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम पे 8 मार्क का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये सब आपका प्लानिंग बिगाड़ देगा। Therefore, adhere to this particular sheet. इस शीट के हिसाब से आप चलिए, मेहरबानी करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं आपको, आपके सामने। ठीक है, देखो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आप कितने कॉन्फिडेंट हो। शायद आप इसमें से सब कुछ ना पढ़ के जा सको। मैंने आपको हाउ टू राइट डायरेक्ट टैक्स के पेपर में बोला भी है कि आप 100% सिलेबस नहीं भी रिवाइज करके जाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर जो जितना रिवाइज करके जा रहे हो ना, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें से दुनिया का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए ना तो मैं उसको आसानी से सॉल्व करके आ सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप जितना पढ़ के जा रहे हो उतना आपको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए। बस यही मैटर करता है सीए में। क्या क्या चीजें मैटर करती है, नो डाउट हार्डवर्क मैटर करता है, इस तरीके की प्लानिंग मैटर करती है, जरूर मैटर करती है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो ऑन द डे ऑफ एग्जाम। आपको लास्ट मोमेंट तक बुक मतलब हाथ से छोड़ी नहीं जा रही आपके, ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाएगा आपको। देयरफॉर हिम्मत दिखाना और छोड़ देना बुक 1:30 बजे, 1:15 बजे, बोलना देख लेंगे जितना पढ़ा है, लास्ट आधे घंटे में अपने दिमाग के अंदर पीस ऑफ माइंड रखना, तो एग्जाम में जाकर दिमाग चलेगा। बिलीव मी, मैं जब एग्जाम देने चाहता था ना, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं अपने बारे में, ठीक है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी है मेरे सब वो टीचर्स का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, उसी की वजह से जो भी मैं हूं आज। लेकिन जब मैं एग्जाम देने जाता था ना, मैं घर से निकलता था लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे मैं घर से निकलता, सेंटर थोड़ा दूर था, आधा पौना घंटा दूर था, तो मैं 12:30 बजे निकल जाता। 12:30 बजे खाना वाना खा के मेरा बुक बंद, उसके बाद में ईयरफोन लेता था सीए फाइनल के एग्जाम के पहले। आई शुड टेक ईयरफोन, आई टू कीप इट इन माय ईयर एंड आई टू गो। मेरे को अच्छा लगता था म्यूजिक सुनना उस जमाने में, अभी नहीं लगता। तो मैं गाना सुनते सुनते जाता था सेंटर पे, वहां पे लोग देख के चौंक जाते थे, भाई गाना सुन रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं। पर मुझे पता है जो चीज मैं पिछले 12 महीने में या 1 साल में नहीं कर सका, वो मैं लास्ट आधे घंटे में क्या ही कर लूंगा भाई। हाँ, उस हिसाब से प्लान करके जाओ। मैंने इस तरीके की शीट उस जमाने में भी बनाई थी, अपने हाथों से, अपनी डायरी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर। उस जमाने में शीट बना के रखती थी 8 के 8 पेपर के लिए, हर एक पेपर के लिए सेपरेट शीट थी मेरी कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे कम फोकस करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें मैंने लगभग एग्जाम के 1 डेढ़ महीने पहले खत्म करके रख दी थी, ताकि मेरे को एक एग्जैक्ट रोड मैप था कि भाई मेरे को किस तरीके से रिवाइज करना है, सो ऑन। देयरफॉर प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है बेटा। आजकल तो यूट्यूब पे आपको कोई ना कोई फैकल्टी किसी ना किसी तरीके से मदद कर देती है। हमें कोई नहीं करता था ये सारी चीजें, बट अच्छा हुआ हमें कोई नहीं करता था तो हमने खुद से सीखा। देयरफॉर जो भी हमने सीखा हम ट्राई करते हैं कि हम आपको पास ऑन करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया उससे फायदा मिल सके। तो कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। और अभी कुछ दिन बचे हुए आपके एग्जाम्स के लिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और लाइफ में मोटिवेशन रखो। ये चीज हमेशा याद रखना, मोटिवेशन अगर होगा ना, कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए लाइफ में। कोई ना कोई मोटिवेशन अगर होगा तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, ये चीज याद रखना। अगर लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। सर क्या मोटिवेशन रखे हमको कुछ, अब उसका भी एग्जांपल दूं मैं, चलो दे देता हूं। मोटिवेशन ये हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप सीए बनोगे तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, आप पैसे कमाओगे, पैसा मोटिवेशन है। या आप सीए बनोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये मोटिवेशन हो सकता है। आप सीए बनोगे तो आपको लाइफ में ऐसा कुछ अचीव किया मैंने जिंदगी में, ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, ये मोटिवेशन हो सकता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू, ये मोटिवेशन हो सकता है सबसे बड़ा मोटिवेशन। इससे बड़ा मोटिवेशन जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता है। देयरफॉर मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज के टाइम, वो बोलता था, ही वाज ए गुजराती, मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स जो थे कॉलेज में वो गुजराती थे, ठीक है। तो वो बोलता था, बहुत मस्ती खोर था वो बोलता था, अरे यार मेरे को सीए करना है, बस कुछ भी करके। बोला क्या इतना पूरा टाइम सीए। बोलता है कि हमारी कम्युनिटी में सीए बनेंगे, बहुत इज्जत होती है, तो उसके बाद बहुत अच्छी लड़की मिलती है। मैं बोला ये तेरा मोटिवेशन है। बोलता हाँ ये मेरा मोटिवेशन है, लड़की बहुत अच्छी मिलती है शादी के लिए। मैंने बोला अच्छी बात है यार, अगर इस मोटिवेशन से भी अगर इंसान सीए बन जाता है और पास हो जाता है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन आपके लाइफ में होना चाहिए, फिर वो कैसा भी मोटिवेशन हो। अगर वो मोटिवेशन आपको सही चीजें करने में मोटिवेट कर रहा है तो वो मोटिवेशन सही है। देयरफॉर ऑलवेज कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड। एवरी डे इन लाइफ इज अबाउट मोटिवेटिंग योरसेल्फ। हर दिन सुबह उठ के अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुम्हें आज हॉलीडे पे जाना है या सुबह उठ के लेक्चर लेना है या काम करना है, गिवन अ चॉइस आई विल से मुझे हॉलीडे पे जाना है, लेकिन आई हैव टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड फॉर नॉट गो टू हॉलीडे एंड वर्क फॉर यू ऑल। क्यों? क्योंकि वो मेरे मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर है, वो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है, वो मेरे लिए बेहतर है। रोज हॉलीडे पे जाने में मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन क्या वो मुझे सही डायरेक्शन पे लेकर जा रहा है? नहीं लेके जा रहा है। एवरी डे यू हैव टू गेट अप एंड आस्क योरसेल्फ एंड मोटिवेट योरसेल्फ। लाइफ इज अबाउट दैट ओनली। उसी के ऊपर टिकी हुई है पूरी जिंदगी। हर एक दिन सुबह उठ के अपने को दो काम करने होते हैं, एक मजे वाले, एक सजे वाले। अब सजा वाला काम आपको अच्छे रास्ते पे लेकर जाएगा, सजा वाला काम आपका फ्यूचर बनाएगा, करियर बनाएगा। मजा वाला काम आपको टेम्पररी गेन दे देगा, टेम्पररी मजे दे देगा। देयरफॉर एवरी डे यू आल्सो हैव टू गेट अप एंड आस्क योरसेल्फ आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, खत्म कर डालना। ये मोटिवेशन होना चाहिए। आज तो ये डायरेक्ट टैक्स का ये इतने टॉपिक्स खत्म, आज एफआर के इतने इंडेक्स खत्म, ये मोटिवेशन होना चाहिए बेटा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहोगे एग्जाम के पहले, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम के पहले। और मेरी तरफ से मेरे से जितना हो सकता था, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने अपना 100% दिया आप लोगों के लिए, बट जितना भी हो सकता था एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे मैंने आप लोगों के लिए किया। मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस डाले, जो शायद आप खुद ही बोलते हो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस है। मैंने आप लोगों के लिए आरटीपीस डाले, मॉक टेस्ट डाले। मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आईसीआई का पूरा एमसीक्यू की सीरीज है, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक 120 एमसीक्यूज, उसके बाद सारे के सारे 40 के 40 केस सिनेरियोस एमसीक्यूज, वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन किए आपको। मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए शॉर्ट्स डालते रहता हूं ताकि आप सब्जेक्ट के साथ टच में रहो। और वन ऑफ द रीजन व्हाई आई पुट कि आप गलती से देख लोगे तो आपको याद आ जाए, अरे हाँ पढ़ना, पढ़ाई भी दुनिया में कोई चीज है। अरे यार सर ने आज 35 एडी के बारे में बात किया, अरे चल यार थोड़ा पढ़ लेते ना, तो मेरी तो बैंड बजने वाली। मैं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को सब्जेक्ट से कनेक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे एक एमसीक्यू सेशन शुरू किया जो बहुत ज्यादा हिट हो गया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग और इससे प्यार दो उसको, जहां पर मैं एक एमसीक्यू डालता हूँ, बहुत ही अतरंगी किस्म का एमसीक्यू, जहां पर आपका दिमाग चलाने पर मजबूर कर दूं। नीचे उसका करेक्ट आंसर और उसका रीजन भी होता है कि क्यों इसका आंसर ये है, आप वो भी देख सकते हो मेरे चैनल पर। मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जहां पर हम डिस्कशन करते हैं। मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होता हूँ डाउट सॉल्विंग में। मैक्सिमम डाउट्स तो स्टूडेंट्स ही आपस में सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं सॉल्व कर पाता है, मैं आता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और या कोई गलत उसमें कोई आंसर दे देता है, मैं आता हूँ उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका हमको मैक्सिमम फायदा भी मिल रहा है मेरे हिसाब से। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं जितना कर सकता था मैंने आप लोगों के लिए किया। शायद मैंने 100% नहीं दिया आप लोगों के लिए, शायद एक इंसान अपना 100% कभी किसी को नहीं दे सकता है। 100% वो होता है जिसमें मतलब उसके बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, मेरे में भी अभी बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। मैं कर सकता हूँ अपने आप को बहुत तरीके से इंप्रूव, जो आगे करता रहूंगा। यही आपका भी एटीट्यूड होना चाहिए। सो ऑन दिस नोट आई विल साइन ऑफ फ्रॉम हियर। मैं इजाजत दो मुझे, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और किसी भी किस्म का कोई भी टेंशन है लाइफ में डायरेक्ट टैक्स को लेकर, पर्सनल लाइफ का नहीं, डायरेक्ट टैक्स को लेकर मैं हमेशा आप लोगों के लिए, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है डायरेक्ट टैक्स के, मैं ये मानता हूँ, आई बिलीव इन अ थियरी वेयर कि स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो उसको डाउट आना चाहिए। भले प्रोफेसर कितना भी अच्छा पढ़ाए, स्टूडेंट को डाउट आना चाहिए। और अगर उसका डाउट आता है तो ये उस प्रोफेसर की जिम्मेदारी है कि एट एन अर्लीस्ट उसको सॉल्व करे। ये मेरा मंत्रा है सीए फाइनल पे पढ़ाने का। मैं इसमें बिलीव करता हूं कि मैं स्टूडेंट्स के डाउट को जगह पे सॉल्व करूं, जल्द से जल्द सॉल्व करूं। उसके बावजूद कभी कभी शायद नहीं सॉल्व कर पाता हूं, तो उसके लिए माफ कर देना, ठीक है? सो कोई भी किस्म की तकलीफ है, कोई दिक्कत है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, आप लोग यू आर फ्री टू आस्क मी, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।